Hello students, so today we will start a new topic of chapter 12 thermodynamics, that is limitations of first law of thermodynamics. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट हमने पढ़ा था जिसमें ये चीज़ स्टेट करता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर किसी सिस्टम में हम dq अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराते हैं तो कुछ पार्ट उनमें से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने में यूज़ होता है उस सिस्टम के, और कुछ पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो यूज़ होता है वर्क डन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या क्या चीज़ें नहीं बताता, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो वो 3 लिमिटेशंस निकल के आती है और इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका लिमिटेशन है, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होती है, वो आप सभी को पता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हमें नहीं बताता है, ये हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में नहीं बताता है कि हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में पास होगी। यहाँ तक कि जैसे अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर में केस उल्टा होता है, वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र की जाती है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ की जाती है। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर के केस में देखें तो वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में इंडिकेट नहीं कर पाता। ओके, तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन क्या है कि ये क्या नहीं बता पाता, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में नहीं बताता। ओके, नाउ सेकेंड अगर हम यहाँ पे देखें इसका लिमिटेशन, सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि ये क्या नहीं बता पाता, कंडीशन, उस कंडीशन के बारे में कि जो हीट है वो पूरा का पूरा जो भी हीट एनर्जी है वो किस तरीके से वर्क में ट्रांसफ़र की जा सकती है या ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। सो इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क। उसमें तो ये तो दिखा ही रखा है इक्वेशन में कि हमने dq हीट प्रोवाइड कराई और वहाँ पे जो dq हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट हुई या कुछ वहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने में यूज़ हुई। लेकिन वहाँ पे ये नहीं बता रखा कि किस कंडीशन में वहाँ पे जो हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी। वर्क डन तो होगा लेकिन किस कंडीशन में, कंडीशन एक्सप्लेन नहीं कर रखी है। ओके, थर्ड थिंग, it does not indicate as to why the whole of the heat energy can't be converted into mechanical work continuously। यहाँ तक कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये भी नहीं इंडिकेट कर पाता, ये भी नहीं बता पाता कि हीट एनर्जी पूरी की पूरी जो हीट एनर्जी होती है वो मैकेनिकल वर्क डन में कंटिन्यूस फॉर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट की जा सकती है, वो वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लॉस क्यों होता है, हीट एनर्जी पूरी तरीके से मैकेनिकल वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट की जा सकती। तो ये कंडीशन भी नहीं बता पाता कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हो गए इसके लिमिटेशंस। अब इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आते हैं यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्चुअली दो जो हमारे पास इसमें मशीन है, या फिर अगर हम बोलें जैसे एक हो गया रेफ्रिजरेटर और दूसरा क्या, हीट इंजन। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के वर्किंग को समझाने के लिए यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया था, वो भी दो अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू। एक तो था केल्विन, एक तो जो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था वो केल्विन ने दिया था और सेकेंड दिया था क्लॉसियस ने। केल्विन ने जो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया है वो किसको लेके दिया है, हीट इंजन को लेके दिया है। साथ ही साथ जो क्लॉसियस है, क्लॉसियस ने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, वो किसके रिलेटेड दिया है, यहाँ पे वो दिया है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। दोनों में क्या डिफरेंस है, हीट इंजन में आपको याद रखना है हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। बट अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। सो दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट है, तो देख लीजिए। तो सबसे पहला जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है वो दिया है केल्विन ने
वो किसके लिए दिया है? हीट इंजन के लिए दिया है। तो आपको ये याद रखना है, केल्विन के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि it is impossible to derive a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coldest of its surrounding। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे किसके प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा? हीट इंजन के प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा। वो कैसे? याद रखिएगा, हीट इंजन में एक होती है हॉट बॉडी और दूसरी होती है यहाँ पे कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 एंड कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 लेट कर लेते हैं। हॉट बॉडी को यहाँ पे सिंक बोला जाता है, सॉरी सोर्स बोला जाता है, सोर्स, ओके। हॉट बॉडी को यहाँ पे सोर्स बोला जाता है एंड कोल्ड बॉडी को यहाँ पे सिंक बोला जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र की, तो हीट ट्रांसफ़र आप सभी को पता है हॉट बॉडी से, नेचुरली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। अगर हमें इस पर्टिकुलर हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करना है तो वर्क डन में तभी कन्वर्ट होगी जब हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड बॉडी मतलब सिंक में ट्रांसफ़र कर दें। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर Q1 हीट है और यहाँ पे जो रिजेक्शन हो रहा है वो Q2 हीट का हो रहा है कोल्ड बॉडी में, तो जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा? Q1 माइनस का Q2 का होगा। सो कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में चेंज होगा और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है वो सिंक में चली जाएगी, सिंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आप खुद देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ वर्क डन और सिंक के हीट को, तो हमारे पास Q1 निकल के आएगा। तो इट मीन्स हॉट बॉडी की जो हीट है वो दो पार्ट में यहाँ पे क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन में और कुछ अमाउंट ऑफ वो सिंक को दे रहा है। तो याद रखना, यहाँ पे केल्विन के स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट से, कि जो हीट है वो वर्क डन तभी करेगा, वो वर्क डन में तभी वहाँ पे कन्वर्ट होगी। किस कंडीशन में? कि जब वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिंक में क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी या ट्रांसफ़र हो पाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं केल्विन स्टेटमेंट की, तो केल्विन स्टेटमेंट यही बोलता है कि ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसी कंडीशन क्रिएट करना इम्पॉसिबल है कि जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर हीट से, किसी पर्टिकुलर हीट को कंटिन्यूस फॉर्म वर्क में कन्वर्ट कर पाएँ। क्या करके? कि अगर वहाँ पे उसका टेम्परेचर सिंक से भी बहुत ही डाउन हो। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो वहाँ पे वो पर्टिकुलर बॉडी है उसका टेम्परेचर इस कोल्ड बॉडी से, मतलब सिंक की बॉडी से, सिंक मतलब सराउंडिंग बोला जाता है। सराउंडिंग आप सभी को पता ही है क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट है यहाँ पे से सराउंडिंग बोला गया है, ठीक है। और जो सोर्स है एक्चुअली वहाँ पे उस हीट इंजन को बोला गया है। तो हीट इंजन का जो टेम्परेचर है वो कभी भी इस सिंक के, मतलब इस सराउंडिंग से डाउन नहीं जा सकता, इससे कोल्डेस्ट नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे ऐसा कोल्डेस्ट ये फॉर्म में हो गया, सराउंडिंग से कोल्ड हो गया, तो उस केस में यहाँ पे वो हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करना है तो जो भी वहाँ पे वो सोर्स है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपैरिजन टू किसके? सिंक के या सराउंडिंग के। तभी जाके वहाँ पे वो हीट किस में कन्वर्ट हो पाएगी? कंटिन्यूस फॉर्म में, वर्क डन में कन्वर्ट हो पाएगी। तो ये है यहाँ पे केल्विन का स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट किसका था? क्लॉसिस का था। वो किससे रिलेट कर रहा था? यहाँ पे किसको लेके दिया गया था? परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को लेके दिया गया था। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को लेके क्या दिया गया था? क्लॉसिस का स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। ऐसे सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। सेल्फ एक्टिंग मतलब जो खुद से वर्क डन करे, ओके, जिसके लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत ना पड़े, मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे वर्क डन करे, तो उसे कहते हैं हम सेल्फ एक्टिंग मशीन। सो ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन जो कि बिना एक्सटर्नल एजेंसी की हो वो बनानी मुश्किल होगी, इम्पॉसिबल होगी, कि जब वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र करनी हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। तो आप सभी को पता है जब हम बात कर रहे हैं किसी भी बिना एक्सटर्नल वर्क डन की, तो उस केस में कभी भी जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो उल्टी फॉर्म में नहीं हो सकती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में आप सभी को अभी मैंने बताया था कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होती है? कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ होती है।
ओके, हॉट बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, एंड कोल्ड बॉडी मतलब जिसको हम सिंक कहते हैं। तो नेचर के हिसाब से तो यही होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के अगर हम बात करें किसी भी सेल्फ एक्टिंग मशीन की, तो ऑलवेज वहाँ पे जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगी। लेकिन ऐसी मशीन बनाना मुश्किल होती है कि जिसमें वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, सेल्फ एक्टिंग मशीन जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से वहाँ पे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर रही है। अब खुद सोचिए कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है, और हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अपने आप से वो ऐसा थोड़ा ना कर पाएगी कि भाई कि जो अपना इसका खुद का टेम्परेचर है वो वहाँ पे इंक्रीज़ करके फिर वो उस हॉट बॉडी को क्या करे, प्रोवाइड कराए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि खुद का उसका टेम्परेचर लो हो और वो वहाँ पे क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बढ़ा के फिर वो हॉट बॉडी को दे रही हो खुद से। ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस एक्सटर्नल एजेंट वो क्या करेगा, वहाँ पे वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट, और एक्सटर्नल एजेंट जब वर्क डन करेगा तो वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके देगा, और इंक्रीज़ करके देगा, और वो कितना करके दे देगा वहाँ पे, जितना हॉट बॉडी का टेम्परेचर होगा, मतलब T1 के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको लिख लेते हैं Q1 माइनस का Q2, और इसकी जो हीट है वो Q1 है और इसकी हीट Q2 है। तो क्लॉसियस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हो। अगर यहाँ पे हमें ऐसी मशीन बनानी है कि जिसमें कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो, तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन करना ज़रूरी ही होता है। वर्क डन वहाँ पे परफॉर्म किया जाता ही है किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से। और कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, खुद देखिए कि अगर उसका वहाँ पे हीट कितनी है, Q2 है, अब वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन कर रहा है उस पर वो कितना कर रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है उसे, Q1 माइनस का Q2। इन दोनों को अगर मैं प्लस करा दूँ तो यहाँ से Q2 माइनस का Q2 और प्लस का Q2 कट हो जाएगा। तो इट मीन्स टोटल हीट यहाँ पे कितनी बनेगी, Q1, जो कि यहाँ पे हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हमें कोई ऐसी मशीन बनानी है तो उस केस में वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म इन दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो किस फॉर्म में है, थ्योरेटिकल फॉर्म में, जो यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओवरकम करता है।